नमस्कार दोस्तों, 8 PM विद धर्मेंद्र कवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, नीतियां जनता के हित में ही बनाई जाती हैं, लेकिन जब नीतियां त्रासदी बन जाए, जब नीतियों में खामियां हो, तो उसको तत्काल बदले जाने की या खत्म करने की जरूरत है। ये सरकार दो ही बातों को सबसे प्राथमिकता पर रखती आई है। ये भर्तियों में निष्पक्षता और ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसको लेकर अपनी पीठ अक्सर ये सरकार थपथपाती है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार इन चीजों को अपनी उपलब्धियों में गिनाती है। दोस्तों, 2019 में जींद उपचुनाव के दौरान ग्रुप डी की भर्तियों में जो सबसे ज्यादा जिस नीति ने सराहना बटोरी थी वो थी सरकार की सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया की नीति। सोशल इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये हरियाणा सरकार ने इसको बड़े ही व्यापक पैमाने पे इसको युवाओं के लाभदायी बताते हुए लॉन्च किया था। लेकिन ये सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया अब हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं के लिए त्रासदी का रूप धारण कर चुका है जिनके परिवार में गलती से कोई सरकारी नौकरी लग चुका हो या किसी का भाई लग चुका हो और वह अलग रह रहा हो। दोस्तों, इस पूरी नीति में इस जो सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में है, इसमें काफी झोल है और इसको बदले जाने की तत्काल जरूरत है। लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, युवा इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल इसमें किसी भी तरह के बदलाव के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती से शुरू होकर सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया ग्रुप सी में गया, ग्रुप सी से बी में गया, और अब अगर किसी में 10, 12, 15, 20, 50 पोस्ट अगर किसी विभाग में निकलती हैं बी और सी कैटेगरी में, अगर आपके परिवार में कोई पहले से सरकारी नौकरी में है, तो एक तरीके से आप ये यूजलेस आपके लिए सारी भर्तियां हो गई हैं, क्योंकि 90 में से 90 नंबर लेने के बावजूद आप नौकरी नहीं लग सकते हैं। बहुत भारी गड़बड़ी इस नीति में है और पारदर्शिता के नाम पे नंबर डिस्क्लोज भी नहीं किए जा रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर बात है। इस पूरे मसले पे काफी युवाओं ने मुझे पत्र लिखे थे, काफी युवाओं ने मुझे ईमेल लिखे थे, काफी युवाओं ने जो वीडियोज हैं उन पे कमेंट भी किए थे। उसके बाद इस मसले को आज उठाया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपील करना चाहूंगा हरियाणा सरकार से कि वो तत्काल इस त्रासदी को खत्म करने की घोषणा करे या इस नीति में संशोधन करे। इस नीति में संशोधन की सख्त और तत्काल जरूरत है, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के युवाओं की नौकरी में बाधा बन रही है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता ढुल जी। श्वेता ढुल जी लगातार इस मसले को उठा रही हैं और उन्होंने 156 मेल इसको लेकर लगातार सरकार को लिखी हैं, लेकिन एक का भी जवाब अभी तक नहीं आया है। श्वेता ढुल जी, आपका चर्चा में स्वागत है। श्वेता जी, क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि ये जो सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है, ये कैसे हरियाणा के युवाओं की त्रासदी बन चुका है? सर बिल्कुल जरूर। ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जी। ये उन लोगों के लिए एक थोड़ी पॉजिटिव सी लहर थी कि जिनके घर में नौकरी नहीं है उनको 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके फादर नहीं है, 42 साल की उम्र से पहले गुजर चुके हैं, उनको 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके फादर 15 साल का बच्चा नहीं हुआ है उनको 5 अंक दिए जाएंगे, विडो हैं उनको 5 अंक दिए जाएंगे। तो एक बार देखने में ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी कि चलिए इससे जो वंचित लोग रह चुके हैं उनको कुछ लाभ मिलेगा जी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको ग्रुप डी से ग्रुप सी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, देन इसे ग्रुप बी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और जिन्हें एक्चुअल लाभ मिलना चाहिए था वो पता ही नहीं किसी को कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि पारदर्शिता से ये अंक डिस्प्ले ही नहीं किए जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पुलिस की भर्ती। पुलिस की भर्ती में सर 170 के करीब बच्चे हैं फादरलेस कैंडिडेट्स जिनको ये अंक मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं धर्मेंद्र जी, जैसे नो गवर्नमेंट जॉब क्राइटेरिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में गरीबी है या उस घर में साधन संपन्न नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी हो सकती हैं, नेता मंत्री हो सकते हैं, वो बड़े कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है। और आज के समय में जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नहीं रही हैं, जैसे भाई भाई अलग हो जाते, तो भाई की जॉब लग गई तो उसका खामियाजा दूसरा भाई क्यों भुगत रहा है? और वो भी आप सोचिए कौन सी जॉब, ग्रुप डी की, पियन, बेलदार, ऐसी जॉब्स के लिए यदि वो ट्राई कर रहे हैं तो मतलब साधन जी। इसमें एक दिक्कत है कि ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, एक तो नौकरियां पहले ही बहुत थोड़ी सी हैं, आपने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली, उसमें भी क्राइटेरिया कर दिया। अब जो पोस्टें ही जैसे ग्रुप बी में इंट्रोड्यूस कर दिया आपने और 10 पोस्टें हैं, तो 10 पोस्टों पे तो फिर वो कैंडिडेट तो नौकरी लग ही नहीं सकते जिनके घर में इस तरह का क्राइटेरिया में वो आते हैं। वो तो मतलब ये सपना ही देखना छोड़ दे। फिर आपने बहुत बढ़िया बात कही है धर्मेंद्र जी, ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। मैं ग्रुप सी की बताना चाहूंगी, YMCA फरीदाबाद में 10 पोस्ट निकली क्लर्क की
और 10 के 10 पे टॉपर बाहर हो चुका है क्योंकि उसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक नहीं थे। 10 के 10 पे वही बच्चे लगे जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक थे। लुवास में ऐसा ही हुआ है। और अब आप जूनियर सिस्टम इंजीनियर और एडवर्टीजमेंट 11/2019 का आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, नया नया है इसका इशू। इसमें 90 आउट ऑफ 90 अंक ले रखे हैं बच्चों ने रिटर्न में। तो आप ये सोचिए किसी ने 90 आउट ऑफ 90 अंक ले रखे हैं तो उसके पास यदि 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के नहीं है तो वो तो आखिर में भी चयन उसका नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर दिया है, तो इस हिसाब से जब आप जो नंबर हैं वो आप बता ही नहीं रहे पब्लिक को कि किसको क्या नंबर दिए हैं, तो क्या इस बात को हम माना जा सकता है कि इन्होंने पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर दिया है? क्या मतलब क्या चल क्या रहा है प्रदेश? सर मुझे जो लगता है वो ये है कि भ्रष्टाचार पहले से अब तक भी चालू है, लगा है, चल रहा है, बस उसका प्रकार बदल दिया गया है। मतलब पहले पर्चियां चलती थी, अब खर्ची चलती है। जी कह सकते हैं, प्रकार बदल गए हैं। आप ये देखिए कि यदि आप पारदर्शी हैं, यदि आप निष्पक्ष हैं, तो नंबर शो करने में क्या दिक्कत है? कट ऑफ बताने में क्या दिक्कत है? डिग्री की रिवाइज आंसर की देने में क्या दिक्कत है? केवल आपने वहां कमीशन के बाहर बोर्ड लगा दिया निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी, तो क्या वो हो गया है? वो आपकी जो मोडस ऑपरेंडी आपके कामों में तो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर सर इशू केवल इतना नहीं है। आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा भारत का संविधान है, वो हमें सोशल और एजुकेशन के आधार पे 50% आरक्षण ऑलरेडी देता है जी। 10% आरक्षण हमें आर्थिक आधार पे मिल गया, इकोनॉमिक। तो हमारे सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिक तीनों पैरामीटर 60% रिजर्वेशन के अंडर कंजर्व हो चुके हैं, रिजर्व हो चुके हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद दोबारा सोशियो इकोनॉमिक देने का क्या अर्थ? आप डबल रिजर्वेशन दे रहे हैं। 60% तो आप पहले ही दे चुके हो और दोबारा से फिर दे रहे हो। 60% आप सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक ऑलरेडी दे चुके हो, तो सोशल इकोनॉमिक बाद में आपने ओपन मेरिट में जो 40% बच्चे हैं जो कम्पीट करते हैं धर्मेंद्र जी, वो 40% बच्चे ना केवल हरियाणा से बाहर के बच्चों के साथ कम्पीट करते हैं। अब क्या हो रहा है, जो रिजर्व कैटेगरी में बच्चे थे, SC, ST, OBC थे, वो इन 5 से 10 अंक लेकर जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं कट ऑफ क्रॉस करके, और जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब अब आर्थिक आधार पर भी हो गया तो सोशल इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए। तो नौकरी तो अगर लिमिटेड सी है, इनका सोशल इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया है, तो एक तो पहली बात तो ये होगी कि अगर थोड़ी नौकरियां हैं, किसी 10, 20, 50 पोस्ट हैं, तो उसमें तो फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिलेक्शन होगा ही नहीं उनका, तो इस हिसाब से भर दिया तो अपना टाइम खराब करने की बात है। तो क्या ये जो सरकार में बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया है, क्या उन तक ये बात पहुंची है या फिर वो आराम से अपने राज का मजा ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? कुछ लड़के गए हैं वहां पे? सर इसके लिए आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन भी हुआ है। इसके लिए आज की तारीख में मैंने 156वां मेल किया है। अच्छा, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को 156 चिट्ठियां लिखना, और जिसमें से किसी का जवाब नहीं आ रहा है। मैं CS ऑफिस को लिख रही हूँ लगातार, मैं CM साहब को लिख रही हूँ, मैं DCM साहब, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी खबर नहीं पहुंच रही है। खबर है पर वो सुनना नहीं चाहते हैं। शायद इसके लिए शायद युवाओं को एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, नहीं तो ये जो सोशल इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है ये त्रासदी बन चुका है, और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं उनके सामने नौकरी का सपना कम से कम नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी, आपको रिजर्वेशन एक मिले या SC मिले या सोशियो इकोनॉमिक, OBC मिले या सोशियो इकोनॉमिक, EWS मिले या सोशियो इकोनॉमिक, आप डबल लेकर इसको मेरिट वाले कैंडिडेट्स का आपने यहाँ दमन कर दिया, गला घोट दिया। और इसके बावजूद भी हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस क्राइटेरिया में संशोधन हो जाए, इसे हटाए ना। जैसे जो पिता विहीन है, जो अनाथ है, दिए जाए, मैक्सिमम 2 अंक दिए जाए और पारदर्शिता के साथ दिया जाए। श्वेता जी, आपकी मांग बिल्कुल सही है, आपने युवाओं के हक की आवाज उठाई है, हम आज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, आपके जो ईमेल बॉक्स हैं उसमें 156 मेल खुलने का इंतजार कर रही हैं। CM साहब, डिप्टी CM साहब, आप सुन रहे हैं क्या? आपके ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स में श्वेता ढुल जी की 156 मेल खुलने का इंतजार कर रही हैं, और ये एक अलग से हम एपिसोड बना रहे हैं। कहीं तो कल से मैं भी आपको एक ईमेल लिखना शुरू कर दूं। उम्मीद है आप सुनेंगे हरियाणा प्रदेश की। श्वेता जी, आपने इसकी आवाज उठाई, आपको बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद है। आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाते रहें, हमसे बात की, इसके लिए आपका। दोस्तों, आपने श्वेता ढुल जी की बात सुनी होगी, आपने मेरी भी इस मसले पर राय सुनी होगी, लेकिन आपका बोलना जरूरी है। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे
ये जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप इस मुद्दे से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि बिना बोले कुछ मिलता नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।